हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रीतम। फ्रेंड, आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एचआर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे ये कैसे वर्क करते हैं। आज हमने जो सबसे पहला वर्ड पे किया वो किया एट्रिशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एट्रिशन क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनके कई प्रकार होते हैं, इनके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एट्रिशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि एट्रिशन होता क्या है। इसे समझने के लिए हमें बस इतना समझना है कि किसी भी कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग एम्प्लॉय है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, वो उसे किस रेट से छोड़कर जा रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, उसे ये एट्रिशन कहते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100 एम्प्लॉय वर्किंग है, उसमें से कुछ एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं या फिर उन्हें हटाया जा रहा है। रीजन कुड बी एनीथिंग, लाइक हो सकता है कि वो इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वो एनवायरमेंट पसंद नहीं आ रहा है, टॉक्सिक लग रहा है। हो सकता है कि जो उनका वर्क परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं है, जिस कारण से उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टर्मिनेट किया जा रहा हो। तो यहाँ पे कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो रहा है उसे हम एट्रिशन कहते हैं। एट्रिशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसे कि हम कंज्यूमर लेवल पे समझते हैं। एम्प्लॉय लेवल पे तो एट्रिशन होता है, लेकिन अगर कंज्यूमर की बात करते हैं, मान लेते हैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हो या फिर प्रोडक्ट सेल कर रही हो। सर्विस प्रोवाइड का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जोमेटो फूड सर्विस करती है, फूड को डिलीवरी का सर्विस देती है। अगर वो जानना चाहे मेरी कितने कंज्यूमर है जो मेरे साथ रेगुलर बंधी हुई है, कौन से कंज्यूमर है जो न्यू ऐड हुए हैं मेरे साथ, न्यू को बहुत ज्यादा ऑफर भी दिया जाता है इसलिए कि हमारे कंज्यूमर बेस बढ़ेंगे। लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उन्हें आप सेटिस्फाई रखो, उन्हें आप खुश रखो कि वो आपके साथ कंटिन्यू बने रहें। इन चीजों पे ध्यान देने के लिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना चाहिए, जिसमें जोमेटो कंपनी भी अपने एट्रिशन रेट को निकालेगी और चेक करती है कि किस रीजन से हमारे कितने कंज्यूमर सर्विस है उनसे दूर हो रही है, उन्हें छोड़ रही है, और इनसे उन्हें अगर वो अपना ड्रॉबैक खोज पाते हैं तो उस पर वर्क करके उसे सुधारने का कोशिश करते हैं और अपने जो कंज्यूमर है उन्हें रिटेन कर पाते हैं। इन द सेम वे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पता चल जाता है कि उनका क्या ड्रॉबैक है जिस कारण से काफी ज्यादा एम्प्लॉय उनके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रही है, लेफ्ट कर रही है, तो इससे वो उस पर वर्क करके अपने एम्प्लॉय को ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ज्यादा खुशी दे सकते हैं और वो उनके साथ ज्यादा टाइम तक वर्किंग रह सकते हैं। मैं वैसे आपको एक सरप्राइजिंग एग्जांपल देता हूं जो कि आई थिंक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जैसे कि हमें पता है कि टेक फील्ड में या फिर आईटी फील्ड में टॉप लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये तीनों कंपनी और भी कंपनीज हैं, ये तीनों कंपनी का एट्रिशन रेट सबसे ज्यादा है। जो इंफोसिस का एट्रिशन रेट है वो है 28.4%, विप्रो का एट्रिशन रेट है 23.3%, टेक महिंद्रा का एट्रिशन रेट है 22%। इन तीनों कंपनी के बारे में बस मैं चेयरमैन का नाम एक बार बता देता हूं। इंफोसिस के जो चेयरमैन है, जो फाउंडर है, वो है नारायण मूर्ति। वही नारायण मूर्ति जो सुधा मूर्ति के हस्बैंड है, और सुधा मूर्ति वही है जो पहली वुमेन एम्प्लॉय थी टाटा ग्रुप की। इसी कारण से कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार नारायण मूर्ति ने रतन टाटा का पैर भी छुआ था, जिससे बहुत ज्यादा वीडियो पे आए भी थे कि रतन टाटा का वो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। बेसिकली रीजन उनका यही था, और वो सच में बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं टाटा ग्रुप की। सेकेंड नंबर पे हमारे विप्रो के जो चेयरमैन है वो है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी को जानने के लिए हम बस एक बार कोरोना का डिटेल जाकर चेक कर लेते हैं। वहां पे सबसे टॉप पे आपको नाम मिल जाएगा जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था कोरोना के टाइम पे, वो थे हमारे अजीम प्रेम जी। थर्ड नंबर पे है टेक महिंद्रा के चेयरमैन जो कि आनंद महिंद्रा है। आनंद महिंद्रा को जानने के लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, ट्विटर खोल लो और बिजनेसमैन का जाके कोई भी ट्वीट देख लो, वो आपको कहीं ना कहीं टॉप पे मिल ही जाएंगे। सबसे ज्यादा ट्विटर पे एक्टिव रहने वाले बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा है, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी किया था पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो कि हमारी चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन 26 अराउंड ज्यादा हो चुकी है उनसे। खैर ये जो भी है, आगे हम चलते हैं। एट्रिशन के प्रकार कितने होते हैं? तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एट्रिशन। जो पहले टाइप होते हैं वो होते हैं वॉलंटरी एट्रिशन, और जो दूसरे टाइप के एट्रिशन होते हैं वो होते हैं इनवॉलंटरी एट्रिशन। वॉलंटरी एट्रिशन क्या होता है? वॉलंटरी एट्रिशन वो एट्रिशन होता है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय अपने इच्छा अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट करता है, उसे सेपरेट होता है। रीजन कुड बी एनीथिंग, हो सकता है कि वो बोले कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने हैं,
मुझे अब आगे और पढ़ना है, एमबीए के लिए बाहर जाना है, मुझे मास्टर्स करने हैं, मुझे कुछ और करना है, इसके लिए अगर छोड़ता है तो ये भी रीजन हो सकता है। हो सकता है फैमिली कंडीशन बेटर ना हो सकता है किसी हजार्डस नेचर के ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्किंग हो और वहां पे उसके हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा हो। इवन हेल्थ पे इफेक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ सकता है, बट अगर हजार्डस नेचर के ऑर्गेनाइजेशन में है तो हेल्थ का बहुत ज्यादा वहां पे तो पहले से रिस्क होता है और वो हेल्थ इशू के कारण भी वहां पे छोड़ सकता है। हो सकता है उसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अलावा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, सेम फील्ड के ऑर्गेनाइजेशन में उसे ज्यादा सैलरी हाइक मिल रहा हो तो वहां भी वो जा सकते हैं। हो सकता है कि वो अपने कैरियर को ही स्विच करना चाह रहा हो सकता है कोई बीपीओ फील्ड में काम कर रहा है, अब वो दूसरे फील्ड में जाना चाह रहा है, कॉर्पोरेट में जाना चाह रहा है। हो सकता है वो चाह रहा है कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव हूं, अब मैं लॉ के फील्ड में जाना चाहता हूं, इसके लिए कुछ मैं लॉ पे वर्क करना चाह रहा हूं। तो डिपेंड करता है हर एक इंसान के थॉट पे कि वो क्यों छोड़ रहा है। बट अल्टीमेटली अगर कोई भी अपने रीजन से किसी ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं वॉलंटरी एट्रिशन। आगे हम चलते हैं इनवॉलंटरी एट्रिशन। इनवॉलंटरी एट्रिशन भी एट्रिशन ही है, बस इसमें इतना फर्क है कि अगर कोई भी इंप्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेपरेट करवाया जाता है उसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी एट्रिशन, जिसमें कि सबसे पहले तो मून लाइटिंग हम समझ लेते हैं। अगर कोई भी इंप्लॉय मून लाइटिंग करता है, जैसे कुछ दिन पहले विप्रो ने मून लाइटिंग के कारण बहुत सारे इंप्लॉय को हायर किया था, एसेंचर ने कुछ समय पहले किया है, अमेजॉन ने किया है, अभी कुछ समय पहले मेटा ने भी बहुत ज्यादा इंप्लॉय को फायर किया जा रहा है क्योंकि कॉस्ट कटिंग के कारण किया जा रहा है। कहीं पे ले ऑफ की सिस्टम चल रही है, प्रोसेस बंद किया जा रहा है, वहां पे पोजीशंस को एलिमिनेट किया जा रहा है किसी भी रीजन से। हो सकता है आपका जो एज है वो आपका रिटायरमेंट के एज के बराबर है, आपको रिटायर हो रहा है, इस कारण से आपको रिटायरमेंट दिया जा रहा है। किसी भी रीजन से अल्टीमेटली अगर आपको फायर किया जा रहा है या टर्मिनेट किया जा रहा है या आपको स्वेच्छा से हटाया जा रहा है टर्मिनेशन के लिए, सॉरी रिटायरमेंट के लिए, बट अगर आप सेपरेट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से तो उसे हम एट्रिशन कहते हैं, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेपरेट करवाए जा रहे हैं तो इनवॉलंटरी एट्रिशन कहलाता है। वेरी सिंपल। आगे हम चलते हैं रीजन ऑफ एट्रिशन। देखो हमने यहाँ पे दोनों वॉलंटरी एट्रिशन भी पढ़ा, इनवॉलंटरी एट्रिशन भी पढ़ा, और इन दोनों में हमें क्या समझ में आया कि रीजन अलग अलग हो सकते हैं। बस अगर खुद की स्वेच्छा से हम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं तो वो मेरा वॉलंटरी होगा, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हटाए जा रहे हैं तो वो हमारा इनवॉलंटरी होगा। चाहे हमारा परफॉर्मेंस बेटर ना हो या कुछ भी, अगर हम हटाए जा रहे हैं तो वो हमारा इनवॉलंटरी होगा। लेकिन कुछ बेसिक रीजन भी होते हैं जिसके ऊपर अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है तो उनका जो एट्रिशन रेट है काफी ज्यादा कम हो सकता है। सबसे पहले मैं रीजन पे डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं उसके ऊपर वर्क करके रिटेन करने का भी हम जरूर समझेंगे कि इस पे कैसे वर्क करते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉय है वो रिटेन हो सके। देखो सबसे पहले तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कंपनसेशन नहीं देते हैं अपने एम्प्लॉय को, जिस कारण से बहुत सारे एम्प्लॉय मतलब स्विच कर जाते हैं जॉब। थोड़ा बेनिफिट देना चाहिए उन्हें। अगर आप थोड़ा बहुत उन्हें पिकअप एंड ड्रॉप का ऑप्शन दे दो तो वो आपके साथ बने रहने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा बहुत कंपनसेशन दे दो तो आपके साथ कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आप ग्रोथ दो। अगर किसी को आप एक ग्रोथ मैप दिखा देते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप मेरे साथ कंटिन्यू हो तो आपको यहाँ पे इस पोजीशन तक आप जा सकते हो। अपने आप अगर अपने 100% एफर्ट दे रहे हो तो आप इस पोजीशन तक ग्रो कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने का एक मोटिव मिल जाता है एग्जीक्यूटिव को। बट अगर कोई ग्रोथ नहीं दिखता है तो एम्प्लॉय अपने आप को वहां से स्विच करने में ही बेटर समझते हैं। तो एक ग्रोथ मैप बताओ। पुअर मैनेजमेंट अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है तो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है एम्प्लॉय को जॉब स्विच करने का, क्योंकि अगर आपकी मैनेजमेंट हायरार्की बेटर नहीं है, आप एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, इवन आप सिर्फ प्रेशर बना रहे हैं अपने एम्प्लॉय पे, आज मेरे टारगेट इतने हैं, आज मुझे इतनी प्रोडक्टिविटी चाहिए, आज मुझे ये कंप्लीट करवाने हैं, तो आपके एम्प्लॉय धीरे धीरे काम करते करते एक तरह से मोनोटोनस नेचर के हो जाएंगे। उन्हें आपके एम्प्लॉय के अंदर, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना उन्हें एक बोरियत फील होने लगेगी, और एक समय के बाद अगर वो बोर हो जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन से तो वो चाहेंगे कि उनसे वो सेपरेट हो जाए। तो कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को इतना एक ही पोजीशन पे रखे रहो, मैनेजमेंट लेवल उनकी बेटर ना करो, उनके साथ इंटरेक्ट ना करो, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बोर होकर छोड़ देंगे। हमेशा सैलरी हाई की रीजन नहीं होता, कभी कभी आपके मैनेजमेंट भी रीजन होते हैं। और इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है मैनेजमेंट। आपके जो इमीडिएट मैनेजर है वो तो है, उनके साथ तो आपका इंटरेक्शन होना ही चाहिए। अगर अभी वर्क फ्रॉम होम का फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है तो आप बहुत अच्छा मीटिंग कंडक्ट करो और उनके साथ उनके थॉट के अकॉर्डिंग बात करो।
मैं इसे रिटेंशन की जब बात करूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मीटिंग क्रिएट करने का, और मीटिंग पे अगर उनके थॉट पे हम बात करते हैं तो उनका सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है। चलो मैं यहीं पे इसे क्लोज कर देता हूं। अगर किसी भी इंसान के मन में 100 डाउट्स हैं, आप उनसे अगर पूछने जाओगे तो 90 डाउट्स वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ मन ग्रंथ बनाए हुए होते हैं। अगर हम अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करते हैं तो मुझे लगता है ये मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती है, और उस डाउट्स को अगर हमारे मैनेजर क्लियर कर देते हैं, हमारे इमीडिएट मैनेजर क्लियर कर देते हैं, तो हम उस जगह पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा लॉयल हो पाते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से अपना 100% एफर्ट देने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है कि कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी कंपनी हो, किसी भी एम्प्लॉय के लिए ज्यादा लॉयल नहीं होती है, और 99% ये बात भी सही है कि अब एम्प्लॉय भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल नहीं हो रहे हैं मैक्सिमम। बट अगर आप लॉयल और बाउंडेशन नहीं रखते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से एट्रिशन तो बढ़ेंगे ही, आपके प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। साथ साथ में एक वर्क वायलेंस बना के रखना चाहिए। अभी तो बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया कोरोना के बाद। अगर आप अपने एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं कि आपका 9 आवर्स का वर्किंग टाइम है, आपका विंडो है, आप 9 आवर्स चाहे तो 9 से 6 कर लो, आप चाहो तो 10 से 7 कर लो, आप चाहो तो 11 से 8 कर लो, आप चाहो तो वर्क फ्रॉम होम कर लो, आप चाहो तो ऑफिस आ जाओ, मतलब अपने एम्प्लॉय के हाथ में ही सब कुछ दे दिया। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो एम्प्लॉय होंगे वो आपके साथ ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे वो सैलरी नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें अपनी लग्जरी दिखने लगती है, और जहां इंसान को लग्जरी दिख जाता है वहां इंसान ट्रैप हो जाता है। तो एम्प्लॉय का जो माइंडसेट है उनके साथ मैं प्ले नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश करो। साथ साथ में कम्युनिकेशन बनाओ, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी दो, उनके अप्रेजल, उनके सैलरी पे हमेशा ध्यान दो। सैलरी सबसे मेन बेस उनका मोटिव होता है। अगर सैलरी ही उनका नहीं प्रॉपर मिल रहा है, उनके सैलरी के साथ ही आप छेड़खानी कर रहे हो, आपकी सैलरी देने का डेट 1 तारीख है, आप सैलरी दे रहे हो 15 तारीख को। जैसे मैं लास्ट एक कंपनी में काम कर रहा था, वहां पे सैलरी का डेट था 23rd। ये क्या मतलब 23rd ऑफ द मंथ, समझ रहे हो? आपकी लास्ट टाइम में सैलरी आ रही है, सैलरी आई नहीं, मेरे खर्च का सारा डेटा बना हुआ है। तो ऐसे सिस्टम नहीं होने चाहिए। सैलरी का एक अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए, उस टाइम उस डेट को आप पे करो। साथ साथ में आगे हम चलते हैं, और हाउ टू कंट्रोल, बेसिकली ये रिटेंशन के लिए होते हैं कि हम कैसे रिटेन करें अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को, अपने एम्प्लॉय को। सबसे पहले तो उनको टाइमली पेमेंट करो, सबसे पहले उनके अप्रेजल पे ध्यान दो, जो भी उनका सैलरी से रिलेटेड जितना भी आपका फंक्शन है, जो उनसे पैसे से रिलेटेड फंक्शन है, उन्हें टाइमली कर दो। सेकेंड, उन्हें टारगेट इंसेंटिव देना शुरू कर दो, और वो डेली बेसिस पे अगर आप दे देते हो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि देखो, सैलरी तो आप टाइम पे दे रहे हो, एम्प्लॉय आपके साथ इसलिए है क्योंकि उन्हें सैलरी चाहिए और आपके साथ काम कर रहे हैं। बट अगर आप एक ऑफर देते हो, आज आपने ये टारगेट अचीव कर लिया, आपको मैं आज ही ईओडी के टाइम पे इतने पैसे दूंगा, ये आपको गिफ्ट दूंगा। मैक्सिमम बीपीओ में अगर आप काम करते हो, मैंने देखा है, दाल, चावल, आटा, तेल, कुछ भी एक टारगेट पे वो सेट कर देते हैं पैरामीटर। आप टारगेट क्लोज करते जाओ, आप अपने पैरामीटर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को, अपने जो भी आपके इंसेंटिव के रूप में आपको मिल रहा है वो आप लेकर जा सकते हो। ये आपके पैसे से अलग होते हैं और ये आपको अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए एंथुसियाज्म आपके अंदर क्रिएट कर देते हैं कि आप किसी चीज को, टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करो। तो ये एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए ये करना बहुत बेटर होता है। साथ साथ मैं आपको यहां पे बताने से पहले मैंने इन्फोसिस के बारे में बात किया था, इनका एक छोटा सा बेसिक मॉडल है, उसे डिस्कस कर लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि एट्रिशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था इन्फोसिस का एट्रिशन रेट सबसे ज्यादा है। एक टाइम पे वॉलंटरी एट्रिशन 80,000 प्लस एम्प्लॉय एक साथ में इन्फोसिस में हुए थे। तो उसी टाइम पे उनके जो चेयरमैन है, जो फाउंडर है, उनकी तरफ से या फिर बोर्ड मेंबर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया गया, एक मॉडल बनाया गया, जिसके कारण उनमें अगर कोई भी एम्प्लॉय वर्किंग है तो जल्द उनको छोड़कर नहीं जा सकता, और जिसका इफेक्ट ये पड़ा कि 5% से भी ज्यादा उनका एट्रिशन रेट डिक्रीज कर गया। ये इनका बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी है इनका कैरेट स्टिक स्ट्रेटजी, नाम आप देख लेना, क्योंकि मैं पीपीटी पे यहां पे लिख तो सकता हूं, चलो कोई नहीं, आप नाम देख लेना, ठीक है। तो कैरेट स्टिक स्ट्रेटजी जो होता है, ये होता है बेसिकली कैरेट में आप किसी को कुछ खिलाओ,
खिलाओ इन द सेंस आप उनके स्किल्स पे काम करो। कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ क्यों काम कर रहा है? इसलिए काम कर रहा है जस्ट बिकॉज वो अपने आप को ग्रो करना चाह रहा है। तो जो आपका वो वर्क कर रहा है रेगुलर डेली बेसिस पे वो तो कर रहा है, साथ साथ आप उन्हें एक छोटा सा और चीज दे दो, उन्हें आप दे दो कुछ स्किल्स का नॉलेज। लाइक अगर वो आपका एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, उन्हें आप थोड़ा सा ट्रेनिंग देने का, ट्रेनर का जो वर्क होता है वो भी सिखा दो। आप थोड़ा बहुत उनके टीएल का वर्क को सिखाओ, थोड़ा बहुत आप उन्हें एसएमई का काम सिखाओ, मैनेजर के लेवल को समझाओ, मोटिवेट करो। अगर आप कर सकते हो, अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी वर्किंग है तो वो उस लेवल के माइंडसेट के साथ पहले से ग्रो कर चुके होते हैं, लेकिन जो नीड होती है बेसिक लेवल पे हमें समझने की होती है। तो मैं दोनों को मैनेज करके चलता हूं। अगर कोई भी एम्प्लॉय को आप अपनी तरफ से स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो कि एमबीए करवाते हैं, एमबीए करवाने से पहले वो क्या कर लेते हैं, वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं कि आपका एमबीए मैं करवा रहा हूं। लेकिन एमबीए करके जब आप आओगे तो 3 साल 5 साल जो भी उनका होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको मेरे साथ वर्क करना होगा। इसका फायदा ये होता है, अगर आप एमबीए करके आए तो इसका बेनिफिट तो सबसे पहले आप मुझे दोगे। तो एक एम्प्लॉयर अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को बेटर ग्रो करने के लिए ऑप्शंस देती है, उनके स्किल पे वर्क करती है, उन्हें न्यू स्किल सिखाती है। और अगर आप उनके स्किल्स को ग्रो करोगे तो वो आपके पास इसलिए नहीं रुकेंगे कि सिर्फ आपके काम को करने हैं, वो इसलिए भी रुकेंगे कि वो सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनका भी ग्रो हो रहा है। और अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का आप ग्रो करते हैं तो आपके एम्प्लॉय भी आपके साथ सिर्फ अपना सैलरी के लिए ही बने रहेंगे। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय को ग्रो करते हैं तो वो आपके साथ बाउंड बनाकर एक बाउंडेशन के साथ रहेंगे। तो उनके भी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। साथ साथ में एक बहुत ही अच्छा रूल है किसी को भी रिटेन करने का, उन्हें थोड़ा बहुत खाना दे दो, मिल्स दे दो। अगर आप ओवर टाइम करवा रहे हो, मॉर्निंग में कोई कंज्यूमर आपका एम्प्लॉय है वो टाइम से पहले आ रहा है क्योंकि उसके पास हो सकता है वर्कलोड हो सकता है किसी भी रीजन से आ रहा हो सकता है ओवर टाइम पे आपके पास वर्क ज्यादा है, आपने बोला थोड़ा सा 1-2 घंटे का हमें एक्स्ट्रा ओटी चाहिए, इस टाइम पे आप छोटा सा स्नैक्स का एक पैकेट दे दो। एम्प्लॉय आपके साथ वो स्नैक्स खाने नहीं रुकता, एम्प्लॉय आपके साथ बाउंड हो जाता है, आपके साथ उनका एक अच्छा सा इंटरेक्शन, आपके साथ एक कनेक्शन बन जाता है उनका। आपको पता होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, गूगल अपने एम्प्लॉय को मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एक अच्छी मेल करवाता है, इसलिए नहीं करवाता कि वो एम्प्लॉय को अपने पास रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, वो इसलिए करवाता है, रिटेन के लिए तो ये ऑप्शन है, इसलिए करवाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय घर जाते हैं वहां पे वो खाना बनाएंगे, उनको एक अलग मेहनत लगता है। लेकिन अगर वही एम्प्लॉय को हम बोल देते हैं, एक सेकेंड सॉरी, ये लाइट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, बट अगर हम उसी एम्प्लॉय को बोल देते हैं कि आप यहीं पे खा लो और 1 घंटे का एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी आज दे दो, मैक्सिमम कोई भी एम्प्लॉय कितना का खाएगा? डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिया में बात कर रहा हूं, 100 का, 150 का, 200 का, 200 से ज्यादा का कोई नहीं खाएगा। अगर हमने एक काउंटर वहां पे लगा रखा है, जो हमारे काउंटर में फूड है वही वो खाने वाले हैं और हम वही खाना देंगे जो कि उनके लिए हेल्दी हो, तो 200 तक का खाएगा और मैंने उससे प्रोडक्टिविटी 2000 का ले लिया, तो क्या ये हमारे इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है? बिल्कुल बेटर है। और सेम में जो हमारे एम्प्लॉय है, उन्हें तो लगा कि हमने चलो 2 घंटा का काम ही तो दिया है, लेकिन उन्हें खाना मिल गया जो कि उन्हें घर जाकर एक रेस्ट सिर्फ करना है, तो क्या उन्हें ये बेटर लगेगा? तो ऐसे मीन्स वो तो गूगल का अपना कॉन्सेप्ट है या फिर बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री अपना अपना प्रोवाइड करती है। लेकिन साथ साथ में अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग टाइम पे भी चाय दे रहे हो, कॉफी दे रहे हो, सूप दे रहे हो, थोड़े बहुत स्नैक्स दे रहे हो, तो इससे पता है एम्प्लॉय के अंदर बहुत ज्यादा एक अलग सा फील होता है कि मैं कहीं अच्छे जगह पे वर्किंग हूं, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में हूं जो कि मेरे लिए ध्यान रखती है, मुझे लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करती है। अभी बहुत अच्छा एक ऑप्शन निकला है, पिक एंड ड्रॉप। आप अगर पिक एंड ड्रॉप देते हो, पता है इससे एम्प्लॉय रिटेन तो छोड़ो, एम्प्लॉय छोड़कर जाने का ही नहीं सोचता। इसलिए नहीं सोचता कि उसे लगता है मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ही बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो बेटर ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरा ख्याल रख रही है, मुझे ले जाना, मुझे लाना, अब मैं लेट नहीं होगा क्योंकि वो अपने टाइम पे मुझे लेने आती हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी चीज है, मेरे टाइम का, मेरे खाना का, मेरे शरीर, मेरे हर एक चीज का वो ध्यान रख रही है। और जब आप किसी का ध्यान रखते हो तो वो इंसान आपके लिए लॉयल हो जाता है, तो वैसे लॉयल बन जाएगा वो आपके लिए और आपके साथ वो अच्छे समय तक वर्किंग रहेगा। साथ साथ में आप उन्हें अपॉर्चुनिटी तो हमेशा प्रोवाइड करो, उन्हें रिकॉग्नाइज करो। बहुत सारी कंपनियां रिकॉग्नाइज नहीं करती और पता है ये बहुत बड़ा इशू है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को एक ही पद पे काम करवाए जा रहे हो और रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हो, बस एक
लेबर समझ लियो, गधा मजदूरी करवा रहे हो, तो एक समय के बाद जब उसका नेचर मोनोटोनस हो जाएगा ना, वो बोर होकर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा। उसे रिकॉग्नाइज करो, उनको अंदर से मतलब एंथुसियाज्म क्रिएट करो, एक्साइटेड बनाओ। अगर आप उसे ऐसे ऑप्शन देते हो तो बहुत खुश होता है। वर्कलोड, देखो प्रेशर जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर कभी नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें क्या काम करना, वो करेंगे। लेकिन आप प्रेशर बना के मत करवाओ। अगर आपको मान लेते हैं, नंबर में लेते हैं कि आपको 100 नंबर्स का प्रोडक्टिविटी चाहिए कोई किसी भी चीज में, तो आप सुबह से ही बोल रहे हो मुझे 100 चाहिए ही चाहिए, सेल्स है मुझे 50 चाहिए ही चाहिए वरना मैं घर नहीं जाने दूंगा। इसी जगह आप बोलो आज अगर कोई 50 कर लिया तो आज मैं ये टारगेट करने पे कुछ चीजें रख दो टारगेट पे, आज मैं तुम्हें कॉफी पे ले चलूंगा। तो एक अंदर से वो इंटरेस्ट हो जाता है, भाई आज करना है, चलो कॉफी पे चलने का मौका मिलेगा, आज कर लेते हैं। तो इंसान के अंदर इंटरेस्ट जगाओ, ना कि उनके अंदर डर जगाओ। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करता हूं, इससे पहले मैं एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेता हूं। आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन मिल चुका है फ्लेक्सिबिलिटी में, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस। इस पे अगर कंपनी ध्यान देती है, इंप्लॉय को अगर वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोवाइड करती है, तो इस जगह पे बहुत अच्छा मतलब इंप्लॉय को लगता है कि मैं यहाँ पे ट्रैप हो जाऊं, मैं खुश हूं, मैं हमेशा यहाँ पे रह सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज का प्रेशर नहीं होता। मैं चाहूं ऑफिस जाऊं, मैं चाहूं घर पे रहूं, मैं चाहूं काम करूं, मैं चाहूं थोड़ा सो लूं, तो यहाँ पे वो बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं 2 चीज बताने जा रहा हूं। पहला है हायरिंग और दूसरा है एग्जिट इंटरव्यू। दोनों जगह पे इंटरव्यू लेते हैं। हायरिंग का इंटरव्यू जो होता है उसका मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि ये जो इंप्लॉय हम हायर करने जा रहे हैं, क्या ये इंप्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, ये हमें वॉइस वर्सा का एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा जो मुझे, क्योंकि दोनों को नीड है, आपको नीड है इनसे अपने वर्क करवाने और उन्हें नीड है पैसे की। क्या ये दोनों वॉइस वर्सा को मेंटेन करेगा? क्या ये लेजी है? क्या इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर आप उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे समझ रहे हैं, और अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी नहीं छोड़ेगा। और साथ साथ अब हम आते हैं एग्जिट इंटरव्यू पे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता करना, बस हमें ये मोटिव रखना है कि एम्प्लॉय छोड़कर क्यों जा रहा है, इसका बस बेसिक हमें पता चल जाए, जिसके ऊपर हमें वर्क करना है और अपने एम्प्लॉय को आगे जो छोड़ने वाले हैं उन्हें रिटेन कर सके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला पे। देखो एट्रिशन जितने हमने पढ़े, कंक्लूजन हमने देखा, हमने जोमेटो का एग्जांपल देखा, सबसे बस इतना पता चलता है हमें ओवरऑल कि ऑर्गेनाइजेशन से जो भी छोड़कर जाते हैं उसे ही हम एट्रिशन कहते हैं। तो अब इसके आगे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो हमें यह समझना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसका काम क्या है। तो इसका काम हमने पहले ही बता दिया, जैसे हमने जोमेटो का एग्जांपल दिया था उसमें हमने बताया था कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है तो उसका रीजन क्या हमें पता चलना चाहिए, जिससे हम उस पर वर्क कर सके, और यही पता करना हमारा मेन इसका रीजन होता है, मतलब पर्पस होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम इसे एक्सेल पे भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक्सेल का सीट यहाँ पे मैंने मैप नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बताता हूँ। हम एक्सेल पे भी इसे मैप करेंगे, सॉरी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार आपको यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है आप कभी इंटरव्यू देने गए हो एचआर का, एसएमई का, मैनेजर का, टीएल का, तो इन सभी समय में पूछा जाता है एट्रिशन कैसे निकालते हैं, श्रिंकेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन सभी चीजों को आप एक्सेल पे तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें कॉपी पेन पे दे दिया जाए, क्योंकि सेम टाइम पे हो सकता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो वो आपको एक्सेल प्रोवाइड ना करे, बोले कॉपी पेन पे आप बता दो, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं एक बार कॉपी पेन पे भी बता देता हूं, एक सेकेंड दे दो मुझे। एक सेकेंड दे दो मुझे, उसके बाद हम इस पे क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ओपनिंग काउंट जो है वो 30 स्टूडेंट का। सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। इससे हम जो है अपना एट्रिशन रेट निकालते हैं। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारी जो ओपनिंग काउंट है वो 30 है। फिर हम इस पे एप्लीकेबल करना समझेंगे, कैसे इस पे हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला पे। सेकेंड हमारा क्या है, हमने यहाँ पे हायर कर लिया 20 एम्प्लॉय, क्योंकि हमें पता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेटर नहीं है, कुछ ना कुछ एट्रिशन होते ही रहते हैं। और हमने यहाँ पे 10 एम्प्लॉय जो है, इस बार बहुत कम एट्रिशन हुआ है, 10 एम्प्लॉय हमारे एट्रिशन पे हैं। तो अब हमारे पास क्लोजिंग काउंट कितने बचेंगे? ये बहुत ही सिंपल है, एक बार आप लोग देख लो, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमारे जो क्लोजिंग काउंट होंगे वो होंगे हमारे 40। क्यों होंगे 40 वो भी बता देता हूं।
क्योंकि हमने 30 एम्प्लॉय जो है वो हमारे पहले क्लोज ओपनिंग काउंट थे, 20 हमने हायर कर लिया, हमारे पास हो गए 50, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में हमारे 10 फिर भी छोड़कर जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे पास जो छोड़कर जा रहे हैं उससे माइनस करना होता है, तो हमारे पास लास्ट में जो क्लोजिंग काउंट बचेंगे वो बचेंगे 40। अब हमारा जो फॉर्मूला वो क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है सेपरेशन ऑफ नंबर, नंबर ऑफ सेपरेशन जो भी है। एक सेकेंड सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग आप लोग देख लेना। देखो हमारा कितना एम्प्लॉय जो कि छोड़कर जा रहा है, तो सिर्फ 10। अब हमें क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। क्या हम एवरेज नंबर इन चारों का निकालेंगे? नहीं, चारों का एवरेज नंबर कैलकुलेट नहीं होता है। हमारा एवरेज नंबर कैलकुलेट होता है ओपनिंग और क्लोजिंग काउंट का। ओपनिंग और क्लोजिंग काउंट हमारे कितने हो रहे हैं टोटल हो रहे हैं हमारे 70 एम्प्लॉय, और हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारा कितना आ जाएगा 35। राइटिंग थोड़ा सा देख लेना। हम यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिख देंगे, इनटू कर देंगे 100 से, जो हमारा फॉर्मूला में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन इसका। 35 है, इसे हम पहले 5 से करते हैं इजी करने के लिए। 7 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20। यार आज पता नहीं राइटिंग को क्या इशू हो गया, बहुत ज्यादा आगे भाग रहा माउस। 7 से हम करते हैं तो 7 22 जा 2 बच जाएगा हमारा इधर 6 68 8 7 56 2.8, और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28। अगर हम डेसिमल में करते हैं तो इसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं, जो मैं डेसिमल में नहीं किया। ओवरऑल आंसर हमारा जो होगा वो 28% होगा। ठीक है, अब हम इसे एक्सेल पे कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक्सेल पे कैलकुलेट करना भी उतना ही इजी है, इवन उससे बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे तो हमें एवरेज भी खुद से कैलकुलेट नहीं करना होता है, समझेंगे। इसके पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं, हमने यहाँ पे 12 मंथ का डेटा लिया, इसमें हमने हमारा जो ओपनिंग काउंट है वो 50 है, और हमने हायर जो है वो हर मंथ में कितने कितने किए वो हमने देख लिया, हमारे एट्रिशन हर मंथ के कितने कितने वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम ओपनिंग और क्लोजिंग काउंट पहले कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पहले मंथ के क्लोजिंग काउंट कितने होंगे वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले मंथ में हमारे ओपनिंग काउंट कितने थे मैंने उसे ले लिया। अब साथ में हमने पहले मंथ में हायर कितना किया, हमने जो हायर किया उसे प्लस कर दिया। अब हमें माइनस करना है वो एम्प्लॉय जो हमारे एट्रिशन थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया जो हमारे एट्रिशन थे, और मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है जो हमारा जनवरी मंथ का क्लोजिंग काउंट है, क्या ओपनिंग काउंट फरवरी का उतना ही होगा? बिल्कुल होगा। तो बस हमें यहाँ पे मैप कर देना है उसे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सॉरी, यहाँ नहीं मैप करना, यहाँ मैप करना। मैप करना आई थिंक आपको पता होगा कितना इजी होता है। अब इसे कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूला को यहाँ पे ड्रैग कर दो। ड्रैग करने पे 0 इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा इस साइड से क्लोजिंग काउंट कुछ भी नहीं है, और मैंने क्लोजिंग को ही मैप किया, तो बस क्लोजिंग को भी मैप कर दो। मैप करने का बहुत सारा तरीका है, कंट्रोल डी से, वो आपको नहीं आता होगा तो मैं अलग एक्सेल में जब बताऊंगा तो बताऊंगा। अब मुझे निकालना क्या है, एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले आपको पता होगा किसी भी फॉर्मूला को एक्सेल में अप्लाई करने के लिए हमें इक्वल का साइन देना पड़ता है। इक्वल का हमने साइन दे दिया। अब एट्रिशन नंबर कितना है, सेपरेशंस के नंबर कितने हैं, तो सेपरेशंस के नंबर हमारे क्या है, ये हमारे सेपरेशंस के नंबर है। अपॉन के लिए हमें यहाँ पे क्या देना होगा, डिवाइड का साइन। अब इसके बाद हमें एवरेज देना है। एवरेज निकालने का हमें फॉर्मूला यहाँ पे बाय 2 का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें एक्सेल पहले से फॉर्मूला प्रोवाइड करती है। बस यहाँ पे हमें एवरेज का फॉर्मूला लेना है, सेलेक्ट करना है ओपनिंग काउंट, कॉमा लगाना है, क्लोजिंग काउंट, इंटर। यहाँ पे अगर मैं पहले से ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं हमारे पास कोई पॉपअप नहीं आएगा, लेकिन स्टूडेंट कई बार भूल जाते हैं। अगर स्टूडेंट भूल जाते हैं तो मैं भी भूल जाता हूं, मैं भी लेजी हूं, तो भूलने के बाद क्योंकि गलती क्या हो सकता है मैं वो भी देख लेता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप आता है, पॉपअप पे कुछ नहीं करना है, यस कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। जो आंसर आएंगे इसे पूरा ड्रैग कर दो, आपका प्रॉपर पर मंथ का जो आपका एट्रिशन है वो आ गया। अब इसे आपका डेसिमल के हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो आपको लगे कि आपके लिए अप्रोप्रिएट है आप उसे कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, हो सकता है वो मैं श्रिंकेज के ऊपर